कहते हैं आपदा में ही अपॉर्चुनिटी होती है, और कहीं किसी देश में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश को कुछ हद तक फ़ायदा भी मिलता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। ऐसा ही हुआ जब बांग्लादेश के साथ कल जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि उनकी जो प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देकर देश छोड़कर चली गई शेख हसीना जी, उसके बाद देश में इकोनॉमी उनकी काफ़ी ख़राब होती हुई मानी जा रही है और करीब $10 बिलियन का उनकी इकोनॉमी को झटका लग सकता है। अब उनकी इकोनॉमी का साइज़ देखें तो करीब $370 बिलियन के आसपास है, तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत से सालाना करीब $2.5 बिलियन की कॉटन एक्सपोर्ट होती है, और भारत के कॉटन एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का करीब 35% हिस्सा है, और भारत के कुल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश करीब 2.5% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि करीब $11 बिलियन का गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक तो बात हो रही है कॉटन की, लेकिन अब चूंकि कॉटन का यूज़ कहाँ होता है, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, हम सभी जानते हैं। अब जब रॉ कॉटन हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रॉ कॉटन हमारे इंडिया में ही रह जाएगी, यानी कि हम एक्सपोर्ट उतनी एग्रेसिवली शायद नहीं कर पाएंगे। तो रॉ कॉटन के प्राइजेस हो सकता है कि घटते हुए दिखाई दे इंडियन मार्केट में, और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को मिलेगा। अब दूसरा बड़ा फ़ायदा जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को मिल सकता है वो इसलिए कि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, और उसका जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में उनका डबल डिजिट में मार्केट शेयर है। उनका जो एक मंथ का गारमेंट एक्सपोर्ट होता है हर महीने बांग्लादेश से, करीब 3.5 से करीब $4 बिलियन के बीच में हर महीने वो गारमेंट का एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं इंडिया उसके कंपैरिजन में देखें तो केवल 1.3 से $1.5 बिलियन के बीच में हर महीने एक्सपोर्ट करता है इन्हीं सब कंट्रीज़ को। तो अगर बांग्लादेश में इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं, वहाँ पर सोशल क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि कारोबार भी हिट होंगे। उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर हो सकता है। ऐसा काफ़ी सारी वॉइसेस आई हैं कल रात से ही, और उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को मिलेगा, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल कंपनी अगर इस गिरते हुए बांग्लादेश के मार्केट शेयर में कुछ भी एक बड़ा हिस्सा ले गई तो काफ़ी बड़ा उनके लिए मार्केट खुलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बांग्लादेश की जो 25% टेक्सटाइल है वो उनको इंडियन ही चलाते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि वो सोशल क्राइसिस की वजह से इंडिया में ही अपने कारोबार को शिफ्ट करें। अगर हम देखें तो कुछ एक जो कंपनीज जिन पर हम बात भी कर रहे थे, केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेलस्पन इंडिया, विंद लिमिटेड, इन सभी में एक अच्छी तेजी आज देखने के लिए मिल रही है। अंशुल जी, ड्रास्टिक चेंज है दो तरीके से, रॉ मटेरियल सस्ता और आपके लिए एक इंटरनेशनल पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है एक देश के प्रॉब्लम में आ जाने से। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को? देखिए, टेक्सटाइल कंपनी मैं पिछले 4 महीने से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर आपने पॉलिसी पढ़ी होगी तो उनका ये क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि 10% कम से कम डबल डिजिट में इंडियन एक्सपोर्ट को ग्रो करना है। और ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई जहाँ पे आपको मतलब आप पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर थे, और ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आप रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और आप फिनिश गुड एक्सपोर्ट करने लगोगे, बस यही अंतर आ जाएगा कि रॉ कॉटन वहां जाता था, फिनिश गुड बांग्लादेश से जाता था। अब कॉटन भी यहीं रह जाएगा और फिनिश गुड हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, और पीयूष गोयल के रहते हुए मैं मान के चल रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रोथ करेगी। इसलिए आप गोकुलदास एक्सपोर्ट का चार्ट भी देखेंगे तो 190 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड भी किया है, लगभग इसी प्राइस पे रिकमेंड किया है। तो आपके दर्शक भी चाहें तो गोकुलदास एक्सपोर्ट बाई कर सकते हैं। डॉनियर में भी बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट आया है, गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी है, एक डीसीएम में भी है। तो ये 3 काउंटर्स हैं जहां पे बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल, डीसीएम, गोकुलदास एक्सपोर्ट और डोनियर, ये 3 काउंटर अंशुल जी ने बताए हैं जो कि उनकी टेक्सटाइल की रडार पर हैं, और इन काउंटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, शशि यादव जी हैं झारखंड से। यादव जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास मद्रास फर्टिलाइजर के 1800 शेयर है, मेरी बाइंग प्राइस है 120। सर मैं तो इसको होल्ड कर सकता हूँ क्या? मेरा भाव आ सकता है या प्रॉफिट में जा सकता है? जब तक अंशुल सर बोलेंगे मैं होल्ड करूंगा सर। बिल्कुल, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए अंशुल जी खबर तो अच्छी चल रही है कि मॉनसून अभी तक सरप्लस में ही औसत से बेटर चल रहा है, 7 या 8% तक ज़्यादा चल रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों में मौके हैं सर, निकल पाएंगे इनका ये रेट? देखिए, फर्टिलाइजर कंपनी में बजट के बाद ब्रेकआउट आए थे, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुए। ओवरऑल मार्केट में सेलिंग की वजह से नीचे आया है। आई वुड सजेस्ट कि आप ना सिर्फ होल्ड कीजिए
बल्कि अगर ये डाउन साइड में कहीं भी आपको 98 से 103 रुपए के बीच में मिल जाता है तो आपको एवरेज करके रखना चाहिए, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वीकली चार्ट पे। इवेंचुअली जब ये स्टॉक 120 130 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 170 175 तक के टारगेट मिलेंगे। तो समय अवधि 6 महीने से 1 साल के बीच में रखिए और कोशिश कीजिए कि 100 के पास एवरेज करें। ऊपर में 130 पहला टारगेट रहेगा, 130 निकलने के बाद 170 रुपए का अगला टारगेट दिखेगा। बिल्कुल। कुछ एक जो YouTube से हमें सवाल मिल रहे हैं उसमें देवांश पांडे जी का सवाल है, सर आई एम ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मोस्ट पोजीशन लो प्राइस पर बाय हैं, क्या फुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये शॉर्ट टर्म की करेक्शन से आपको घबराना नहीं चाहिए। लगभग सिमिलर सवाल इलेक्शन के टाइम पे मेरे पास आया था कि बाजार एकदम से गिरा है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें। कल हमारे एक इन्वेस्टर ने यही गलती की थी, 25 लाख का पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया। आज सुबह देख रहे हैं तो अगर होल्ड करते तो वहां पे M2M लॉसेस 2 लाख रुपए के दिख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सब शॉर्ट टर्म ये मार्केट करेक्शन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आराम से बैठिए, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स पड़े हैं और क्वालिटी अगर उनकी अच्छी है तो आराम से होल्ड करके रखिए। बाजार में ये सब शॉर्ट टर्म डाउनसाइड मोमेंटम है, वापस से बेस बनेगा और नई तेजी बनेगी। मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाउनसाइड में कैश रखे हूँ, जहाँ पे हम लोग लार्ज कैप और सेलेक्ट मिड कैप काउंटर्स रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल। अंशुल जी, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में ना सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज पर ही एक इम्पैक्ट आ रहा है, इनफैक्ट कुछ एक FMCG कंपनीज पर भी इम्पैक्ट है। पिडीलाइट, इमामी, मैरिको, जुबिलेंट फूड, एशियन पेंट, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी का कुछ ना कुछ बिजनेस बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश से वो पैसा अर्न करते हैं। और मैरिको इसीलिए टूटा हुआ है क्योंकि उनका करीब आई थिंक 11% जो बिज़नेस है वो बांग्लादेश से ही आता है। उनकी एक फैक्ट्री भी है, तो कुछ एक कंपनीज़ के फैक्ट्री भी हैं वहाँ पर और कुछ एक कंपनीज़ के बड़े बिजनेस बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि हालात ख़राब है तो एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू हिट तो हो ही सकता है जब तक वहाँ पर स्टेबल सरकार नहीं बनती है। सर, कैसे देख रहे हैं इन सभी काउंटर को? देखिए, स्पेसिफिकली मैरिको की बात करें तो यहाँ से 133 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 578 पे। तो इस खराब न्यूज के चलते अगर रिएक्शन वैसे जितना आना चाहिए उतना आया नहीं है, बट अगर 1-2 दिन फॉलो थ्रू मूव में 630 के आसपास मिल जाता है तो इस काउंटर को फ्रेश बाई करके चलना चाहिए। स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन में है। 630 के आसपास मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस 580 क्लोजिंग रहेगा और ऊपर में धीरे धीरे करके ये स्टॉक 900 रुपए तक चलता हुआ दिखेगा। मुझे लगता नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म जो नी जग रिएक्शन आना था वो आ चुका है। ये वापस से अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा अपसाइड में, तो 630 के राउंड बाई करना चाहिए।